खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आज श्रीलंका के पीएम महिंदा राजपक्षे के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई। दो तरफा रिश्तों को बेहतर बनाए जाने पर तबादले ख्याल हुआ। पीएम मोदी ने श्रीलंका के वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वहीं उन्होंने कहा कि श्रीलंका और भारत के रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। वहीं श्रीलंका के वज़ीर आज़म ने कहा कि डायमंड जहाज में लगी आग को बुझाने में हिंदुस्तान की जानिब से जो मदद मिली है उसका दोनों मुमालिक के रिश्तों को मजीद तक़वियत मिलेगी। श्रीलंका संबंधों में एक नए ऐतिहासिक अध्याय को जोड़ने का बहुत अच्छा अवसर बना है। दोनों देशों के लोग नई आशा और उत्साह के साथ हमारी ओर देख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको प्राप्त मजबूत जनादेश और आपकी नीतियां, उसको संसद से मिल रहे मजबूत समर्थन से हमें द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों में प्रगति करने में मदद मिलेगी। आज मुंबई के हज हाउस में मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने खुसूसी मीटिंग के जरिए हज रिफंड का जायजा लिया और हज 2021 के मुतालिक गुफ्तगू की। मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई के मुज़ाफ़ात में वाक़े नवी मुंबई में तौसी के तौर पर हज हाउस की तामीर के मामले को भी बड़ी हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ माह अक्टूबर से हज 2021 के लिए ऐलान करने पर तबादले ख्याल किया। 2021 का हज जैसे 2020 का हज का प्रोसेस हमने अक्टूबर से शुरू कर दिया था और इस बार जो है वो हज 2021 के प्रोसेस को भी हम विचार कर रहे हैं कि अक्टूबर और नवंबर से इसको शुरू करें। उसके अलावा हम वेट करेंगे जो सऊदी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम एप्लीकेशंस लेना और भी जो तैयारियां हैं उन तैयारियों के सिलसिले में स्टेट की हज कमेटीज़ के साथ हमारे सीओ, हमारे और ऑफिसर्स, स्टेट की हज कमेटीज़, उनके ऑफिसर्स की मीटिंग की प्रोसेस शुरू होगा। वैसे 19 तारीख को हज रिव्यू मीटिंग दिल्ली में रखी गई है। अभी भी हमारी जो हज और उम्रा मिनिस्टर्स हैं सऊदी अरब के, उनसे बात भी हुई उनको। उसके अलावा अभी उनका जो सऊदी का नेशनल डे था उसके मौके पर भी जो है वो सऊदी के ऑफिशियल्स हैं, ऑनरेबल हिज एक्सेलेंसी एम्बेसडर ऑफ द सऊदी अरबिया, उन सभी लोगों से बातचीत हुई है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हज 2021 इस बार जो है वो होगा और जिस तरह से हिंदुस्तान के हज यात्री इससे पहले हज यात्रा करते रहे हैं वो कर पाएंगे, क्योंकि हर मुसलमान की ये तमन्ना होती है कि वो एक बार ज़िंदगी में हज ज़रूर करे जो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो कोशिश हमारी यही है कि हो, और इसलिए हमने आज हम लोगों ने एक इनफॉर्मल और फॉर्मल हज के आगे के हज के सिलसिले में मीटिंग की ऑफिसर्स के साथ और हम उसकी तैयारी शुरू कर। आसाम में कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अब्दुल खालिक ने मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से दी जाने वाली हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप स्कीम आजाद फेलोशिप पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम तलबा को कौमी पैमाने पर स्कॉलरशिप देना ठीक नहीं है। उनसे बात की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। हमारे साथ हैं लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट अब्दुल खालिक साहब, आसाम से आते हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा था मौलाना आज़ाद नेशनल फाउंडेशन की तरफ से जाने वाली आज़ाद फेलोशिप को लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं। सरकार की तरफ से जवाब दिया गया 5275 स्कॉलरशिप दी गई हैं पिछले 3 सालों में, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन का जो स्कॉलरशिप या फेलोशिप ये देने का तरीका ही ठीक नहीं है। अगर जेआरएफ कॉमन एंट्रेंस होता है, ये जेआरएफ में जो पास करेगा उनको इससे भी फेलोशिप मिल जाएगा। उसके लिए मौलाना जेआरएफ में अपेयर होके मौलाना आज़ाद के फेलोशिप के लिए वो एंटर नहीं होगा। और वो नेशनल एंट्रेंस होते हैं, वहाँ जो माइनॉरिटीज़ कौन होते हैं, माइनॉरिटीज़ जो पिछले वर्ग का है, जो पीछे है, जो बैकवर्ड है, वही माइनॉरिटीज़ है। तो वो सारे के साथ compete करना भी उनके लिए मुश्किल होता है। इसीलिए सरकार को ये तरीका बदलना चाहिए। मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप के लिए, फेलोशिप के लिए तरीका बदलने का ज़रूरत है। आसाम में, माई स्टेट आसाम जैसे स्टेट में 3 साल में सिर्फ 94 बच्चे को स्कॉलरशिप मिला, फेलोशिप मिला। ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है।
बंगाल में 500 भी नहीं मिला। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, वहाँ पे सिर्फ 500 स्टूडेंट को फेलोशिप मिला है। इसलिए तरीका बदलना चाहिए। और ऐसे भी जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो रहा है, आसाम में तो काफ़ी घोटाला हुआ है। मतलब आप कह रहे हैं कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो आसाम को नहीं मिल रही है? ना आसाम में मिल रहा है, लेकिन वहाँ काफ़ी घोटाला है। स्टेट गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी दिया है, लेकिन हम लोग वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है। और तो CBI जांच होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। कुछ टीचर्स भी जड़ित है, इन्वॉल्व है, कुछ सरकारी ऑफिसर भी इन्वॉल्व है। और मुझे तो लगता है जो वहाँ माइनॉरिटी बोर्ड में जो लोग हैं, उसका भी जो भूमिका, उसका ऊपर भी जांच होना चाहिए। जिस तरह से एक बड़ा आंकड़ा दिया, 5275 स्कॉलरशिप दी गई हैं, हायर एजुकेशन के लिए दी जाती है स्कॉलरशिप, इससे आपको क्यों लगता है कि ये ठीक नहीं है? देखिए, ये अब मैं तो बोला, आसाम जैसे स्टेट में 3 साल में सिर्फ 94 स्टूडेंट को मिला है। हमारे 34% वहाँ सिर्फ मुस्लिम है। क्रिश्चियन, पारसी, सिख, बुद्धिस्ट मिला के लगभग 40% होगा वहाँ। तो हर 94 तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। बंगाल में भी सेम थिंग है। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा स्टेट, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 500 बच्चा को मिला है। ये ठीक नहीं है। अगर ये ठीक नहीं है तो आपके नज़र में किस तरह से स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए? नहीं, मेरा विचार में मौलाना आज़ाद फाउंडेशन की तरफ से भी एक एंट्रेंस कर सकता है ये लोग। नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट को भी बोल सकता है, नहीं तो ऑन मेरिट दे सकता है। लेकिन JRF के बेसिस पर देना मेरा विचार में ठीक नहीं है। ये तो अब्दुल खालिक साहब, जिनका कहना है कि जो तरीका अपनाया गया है, और इस पर एतराज़ पहले से भी होता रहा है कि JRF के साथ उसको लिंक किया गया, UGC के साथ लिंक किया गया है, इससे स्कॉलरशिप कम मिलेगी, और वही आंकड़े जो है अब सामने आ रहे हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों के लिए घर घर पानी पहुंचाने की कोशिश में हुकूमत लगी हुई है। तरक्की याफ्ता मुमालिक की तरह दिल्ली वालों को अब पानी मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि पानी की निजकारी नहीं होने दी जाएगी। बोर्ड की मीटिंग हुई थी और इस दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग में हमने कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए, एक कंसल्टेंट को नियुक्त करने के लिए जो हमें सुझाव देगा कि दिल्ली में हर घर में 24 घंटे पानी पहुंचाने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है, ये सुझाव देने के लिए हमने कंसल्टेंट की नियुक्ति करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना हो गया था, कोरोना की वजह से लेट हो गई, नहीं तो कंसल्टेंट की नियुक्ति की कार्रवाई हम लोग मार्च या अप्रैल में ही कर देते। पानी की सप्लाई दिल्ली के अंदर जैसे विकसित देशों में, बड़े बड़े देशों में, आधुनिक देशों में जैसे सप्लाई होती है, ऐसे ही दिल्ली में करेंगे। तो अब हमें 24 घंटे पानी दिल्ली को देने की प्रक्रिया उस दिशा में, हमने उस दिशा में चलना शुरू कर दिया, उस सड़क पे चलना शुरू कर दिया। कुछ मैं कल पढ़ रहा था अखबारों में, कुछ विपक्ष के कुछ साथियों को कुछ गलतफहमी है कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे। मैं तो खुद प्राइवेटाइजेशन के, पानी का प्राइवेटाइजेशन होना ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। इस बारे में आप बिल्कुल सुनिश्चित रहें। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बिहार के साबिक DGP गुप्तेश्वर पांडे ने पटना में वज़ीर आला नीतीश कुमार से के पार्टी ऑफिस पे मुलाकात की, जिसके साथ ही क्यास आराइयों का बाजार गर्म हो गया है। गुप्तेश्वर पांडे GDP में शामिल हो सकते हैं। वहीं गुप्तेश्वर पांडे का इस पे रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहना है कि मैं सिर्फ मुलाकात के लिए आया था। मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने आया था, उन्होंने इतना अच्छे से हमको काम करने का मौका दिया। कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन अभी किया। आप चाहते तो सीएम आवास पर भी मिल सकते थे, लेकिन पार्टी ने जहाँ टाइम किया वहाँ मिला। गुप्तेश्वर पांडे जी को खुद फैसला लेना कि उन्हें किसी दल में जाना है, और उन दोनों के जिस तरह के कार्य शैली के रिश्ते रहे हैं, उसमें कोई अतिरिक्त कहने की आवश्यकता नहीं। महाराष्ट्र के जिला परिषद स्कूलों का शुमार उन सरकारी स्कूलों में होता है जिनमें लोग मजबूरी की हालत में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन अगर असातिज़ा पुरअज़्म हो तो न सिर्फ स्कूल का नक्शा बदलता है, बल्कि तलबा व तालिबात की सोच भी बदल जाती है। ऐसा ही कुछ औरंगाबाद से 20 किलोमीटर फासले पर वाक़े गाड़ीवाट गांव के जिला परिषद स्कूल में देखने को मिला। लॉकडाउन में ये स्कूल भी बंद था, लेकिन यहाँ के बच्चों ने
नामुसैयद हालात को भी अपने लिए साजगार बनाने की ठान ली थी और लॉकडाउन के दौरान दुनिया को तस्खीर करने का ख्वाब देखा। वो कैसे, देखिए न्यूज़ 18 उर्दू की इस खास रिपोर्ट में। जापानी जबान में एक दूसरे से हम कलाम होने वाले ये कोई CBSE या ICSE स्कूल के बच्चे नहीं, बल्कि जिला परिषद के तहत औरंगाबाद के गाड़ीवाट गांव में चलने वाले स्कूल के बच्चे हैं। कोरोना वबा के सबब जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो इनका स्कूल भी लॉकडाउन की जद में आ गया, लेकिन गाड़ीवाट गांव के टीचरों ने स्कूल के बजाय चबूतरों और दुकानों को आबाद किया। खुले आसमान के नीचे जिला परिषद स्कूल के बच्चों की तालीम का बंदोबस्त किया। गाड़ीवाट गांव के 120 तलबा और तालिबात को जापानी जबान सिखाई जा रही है। ये अमल पिछले 4 महीने से जारी है। काबिल जिक्र बात यह है कि पहले बैच को असातिज़ा ने सिखाया, अब सीनियर तलबा जूनियरों को जापानी जबान सिखा रहे हैं। मैं जिला परिषद प्राथमिक शाला गाड़ीवाट में सीखती हूँ। मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ। हम जापानीज भी सीखते हैं, उसके साथ साथ हम इंग्लिश भी सीखते हैं। हम सब विद्यार्थी को सिखाते थे, जिन्हें ज़्यादा आता है इंग्लिश और छोटे बच्चों को सिखाते थे। मुझे जापानीज इसलिए सीखनी है क्योंकि मैं मेरी 10th के बाद मैं जापान में जाना चाहती हूँ। गांव में रह के जापानीज सीखना यानी बहुत कठिन होता है? तो नहीं, हमें बहुत अच्छा लगता है, यानी फन वगैरह सब कुछ रहता है ना, इसलिए हमें ज़्यादा कठिन नहीं जाता है। वाताशी नो नामाए वा सुदीक्षा देश। मेरा नाम सुदीक्षा है। मेरे स्कूल का नाम ZP प्राइमरी स्कूल गाड़ीवाट है। वाताशी नो गक्को नो नामाए वा ZP प्राइमरी स्कूल गाड़ीवाट देश। पूना शहर में वाक़े वाभड़ेवाड़ी इंटरनेशनल स्कूल को देखने के बाद गाड़ीवाट गांव के लोगों की सोच में इनकलाबी तब्दीली आई और यहीं से जिला परिषद स्कूल को इंटरनेशनल स्कूल में तब्दील करने का अमल शुरू हुआ। तालीमी पॉलिसी, जमीन और रकम हर चीज का जायजा लिया गया। खतीर रकम और 6 एकड़ जमीन भी हासिल कर ली। फिर मामला आया गैर मुल्की जबान का, तो नैनो रोबोटिक टेक्निक से वाकिफ बच्चों ने जापानी जबान को तरजीह दी। गाड़ीवाट गांव के बच्चों ने IIT OI के कौमी मुकाबले में 3रा मकाम हासिल करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया था। चाह को राह के मिज़दाक इन बच्चों ने गूगल की मदद से जापानी जबान सीखने की कोशिश की, लेकिन खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। फिर यूं हुआ कि औरंगाबाद में जापानी जबान के माहिर सुनील जोगदेव को इन तलबा की जुस्तजू का पता चला। सुनील सर ने इन बच्चों से राब्ता किया। फिर क्या था, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता बहाल हो गया, वो भी मुफ्त में। इसके बाद क्या था, इन बच्चों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो गए। एक अहम नुक्ता ये भी है कि गाड़ीवाट गांव 5 स्टार इंडस्ट्रियल एरिया MIDC शेंद्रा में शामिल है। मुस्तकबिल करीब में इस इलाके में मल्टीनेशनल कंपनियों की आमद मुतवक्के है। गांव की कुछ जमीन भी इसमें गई है, इसलिए बच्चे फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में इनका मुस्तकबिल ताबनाक हो सके। मुंबई में कंपटीशन में गए थे, तब 2 रोबोट बनाए थे, लाइन फॉलोइंग और रिमोट कंट्रोल। तो लाइन फॉलोइंग में हमारा फर्स्ट नंबर आया था, सेकंड में हम 3rd नंबर पे आए थे। जब हम आए 3rd रैंक लेके तो बच्चों ने ये वहाँ पे ही तय किया था कि अगले साल ये चैंपियनशिप हमें जीतनी है। तो उसके लिए उन्होंने ज़्यादातर टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स में मोबाइल पे मालूमात लेना शुरू कर दी। तो फिर जब समझ में आया बच्चों को कि ये रोबोटिक्स में जापान बहुत आगे है तो जापानी सीखनी चाहिए, तो ये इंटरनेशनल स्कूल में ये भी एक रहता है कि बच्चों को किसी एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए उनको सुविधा प्राप्त हो। तो उसमें हमने फ्रेंच, रशियन, जर्मन और जापानीज़ ये 4 भाषाओं का प्रस्ताव दिया था। तो बच्चों ने फिर विचार करके चूज़ किया कि हमें जापानी सीखनी है। हमारा जो टीचर है दादा साहब नौपुते, ये टीचर लॉकडाउन में औरंगाबाद से इधर आते थे और वो हमारे बच्चों को जापानी पूरा शिक्षण उनका पूरा हो गया। अब वो जापानी पढ़ते, लिखते, बातचीत करते। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये बोर्ड लगा हुआ है, ये किसी कॉफ़ी शॉप का बोर्ड नहीं
और ना ही कोई मेनू कार्ड है, बल्कि इस बोर्ड पर जो कुछ लिखा है वो जापानी ज़बान में है। और ये औरंगाबाद के एक छोटे से कस्बे गाड़ीवाड़ गांव के बच्चे हैं जो जापानी सीख रहे हैं। ये बच्चे इस बात की अलामत है कि जो वक्त से आगे सोचते हैं, तरक्की की राह में वही आगे बढ़ते हैं। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। शरपुरा पटन से ताल्लुक रखने वाले 12वीं जमात के आर्टिस्ट मुनीब भट्ट ने 1.5 सेंटीमीटर के पत्थर पर खाना काबा का नक्श बनाकर लाखों लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई। मुनीब का ये कारनामा सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। मुनीब भट्ट को बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने की जरूरत है। पेश है पटन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन होरा की ये खास रिपोर्ट। ये है शिरपुरा पट्टन से ताल्लुक रखने वाले 12वीं जमात के आर्टिस्ट मुनीब भट्ट। मुनीब भट्ट ने आज तक बेशुमार मुसव्विरी के लाजवाब और हैरानकुन नमूने बनाए। मुनीब भट्ट ने 1.5 सेंटीमीटर के पत्थर पर अपने फन का मुजाहरा किया और खाना काबा का नक्श बनाया। मुनीब ने सफेदे के एक पत्ते पर भी खाना काबा का नक्श बनाया। शिरपुरा पट्टन के बासलाहियत मुसव्विर मुनीब भट्ट ने दिलकश तस्वीर और दीदा जेब पोर्ट्रेट बनाकर आर्ट की दुनिया में एक नई जहत का खुशगवार इजाफा कर दिया। मुनीब ने अपने फनपारों से हर एक की तवज्जो हासिल कर ली है। मुनीब भट्ट पत्थरों पर इस तरह के फनपारे बनाते हैं जिसे देखकर इंसान हैरान रह जाता है। मुनीब भट्ट ने 1.5 सेंटीमीटर के पत्थर पर अपने फन के शाहकार को फेसबुक और ट्विटर पर शेयर किया, जो काफी वायरल हुआ और खूब सत्ताइश मिली, जिससे इन्हें काफी हौसला मिला। मुनीब भट्ट ने ड्राइंग और मुसव्विरी के कई मुकाबलों में हिस्सा लिया है और कामयाबियां हासिल की। मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ आर्ट में, तो कुछ 2 दिन पहले मैंने एक आर्ट वर्क बनाई थी। वो मैंने एक 2 सेंटीमीटर जो स्टोन होता है क्रिस्टल, उस पर मैंने बनाई थी। तो वो आप देख सकते हैं, वो ये है। तो ये जो आर्ट वर्क है ये बहुत ज़्यादा वायरल भी हो गई और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिला। तो आई थिंक ये जो आर्ट वर्क है ये 2 मिलियन लोगों तक पहुँची। और मैंने इसके अलावा एक और आर्ट वर्क बनाई जो अलग तरीके से बनाई। वो मैंने एक लीफ पे बनाई, तो उस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो वो ये है, मैं स्टेट लेवल तक भी गया था और मैंने फर्स्ट पोजीशन लाई थी पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर बाद में स्टेट लेवल भी जीती थी। मुनीब को बचपन से ही मुसव्विरी का बेहद शौक था। उन्होंने अहम शख्सियात की मुसव्विरी की, जिसे काफी पसंद किया गया। मुनीब भट्ट पत्थरों, दरख्तों के पत्तों और कागजों पर तस्वीर, कार्टून, पोर्ट्रेट, स्केचिंग, लैंडस्केप पेंटिंग, वाटर कलर पोर्ट्रेटिंग भी करते हैं। मुझे बचपन से ही ड्राइंग का शौक था। मैं पटना हायर सेकेंडरी पहुंचा तो वहाँ पर मुझे सपोर्ट मिला। वहाँ पे हमारे एक उर्दू लेक्चरर थे, उसका नाम बशारत सर है। उन्होंने मुझे बहुत सारे कंपटीशन में भेजा, जिससे मेरा जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मेरा जो रोल मॉडल आर्टिस्ट है वो है विलास नायक, वो इंडिया का है। तो मैंने जब उसको देखा आर्ट वर्क बनाते हुए तो मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी एक आर्टिस्ट बन सकता हूँ। तो मैं उसको अपना रोल मॉडल मानता हूँ। मुनीब ने हुकूमत से आर्टिस्टों की तरफ तवज्जो देने की अपील की। मुनीब भट्ट के घर वालों ने उन्हें मुसव्विरी के मैदान में अपने कमालात दिखाने में भरपूर ताउन दिया। उन्होंने नौजवानों को आर्ट की जानिब तवज्जो देने और सीखने का मशवरा दिया। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से भी जो भी कश्मीर के आर्टिस्ट उनको सपोर्ट मिले। मैं कश्मीर की यूथ से यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आपको खुद हार्ड वर्क करना है आर्ट पे। हाँ, मुझे फैमिली की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो। सो उन्होंने कहा जो भी आप कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। ज़बरदस्त लॉकडाउन पे आज बनों में आज कहीं पर बनों में खाने का सारे को लकड़ कहीं था बनों में खाने का सड़ा खुश सड़ा फकर। मुसव्विरी न सिर्फ किसी कौम या मुआशरे के लिए आईना की हैसियत रखती है, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर किसी कौम की शिनाख्त में अहम किरदार अदा करती है। इंसान तस्वीर के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये फन मंजरकशी के साथ साथ एहसासात की तर्जुमानी का जरिया भी बन गया है।
शिरपुरा पट्टन के 12वीं जमात के तालिब इल्म मुनीब भट्ट मुसव्विरी में अपने जौहर दिखा रहे हैं। मुनीब ने अब तक मुसव्विरी में लाजवाब नमूने बना डाले हैं। ये शायद पहले आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 1.5 सेंटीमीटर के स्टोन यानी पत्थर पर खाने काबा बनाया है। सोशल मीडिया पर मुनीब का ये कारनामा काफ़ी वायरल हुआ है। अब ज़रूरत है कि इस तरह के मुसव्विरों को बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, पटन। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में अलकायदा से राब्ते के इल्जाम में NIA के हाथों गिरफ्तार अलमामून कमाल के वालिद ने अपील की है कि तफ्तीश गैर जानिबदाराना हो और उन्हें भी अपनी बातें रखने का मौका मिले। अलमामून के वालिद हिंदुस्तानी फौज का हिस्सा रहे थे। वो 1962 में हिंद चीन जंग के दौरान मुल्क के दिफा के लिए रजाकार के तौर पर फौज में शामिल हुए थे। उन्होंने बेटे पर लगे इल्जाम को हैरानकुन बताते हुए कहा है कि अगर उनका बेटा कसूरवार है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। ताहम उन्होंने अपील की है कि इस मामले की जांच में उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते NIA ने मुर्शिदाबाद से 6 लोगों को गिरफ्तार किया था।